नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सेमेस्टर 5 DCA 1 का लास्ट प्रश्न देखने वाले हैं। इसके बाद हम लोग DCA 2 का सारा प्रश्न जल्दी से जल्दी करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 13 है, धन के निकास पर एक निबंध लिखें। इससे पहले हमने 12 प्रश्न बता दिया है साथियों। आपने अगर अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हो। आज हम लोग धन निष्कासन के बारे में देखने वाले हैं कि ब्रिटिश सरकार ने भारत से किस प्रकार से धन का निष्कासन किया था। सबसे पहले आपको आंसर देना है, धन निष्कासन के सिद्धांत। अंग्रेजों की आर्थिक नीति का सबसे घातक प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ा। अगर हम बात करें, ब्रिटिश ने भारत में अपनी शासन व्यवस्था को चलाया, उसमें से सबसे अधिक जो प्रभाव भारत पर पड़ा वो आर्थिक प्रभाव पड़ा। भारत से पूंजी तथा अन्य वस्तुओं को इंग्लैंड भेजा जाता था। इसके बदले में भारत को कुछ भी प्राप्त नहीं होता था। कंपनी ने भारत से पूंजी तथा अन्य वस्तु को इंग्लैंड भेजता था और इसके बदले में भारत को कुछ भी प्राप्त नहीं होता था। 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड के उद्योग को सुरक्षित रखने की दृष्टि से भारत में निर्मित वस्तुओं के आयात पर टैक्स को काफ़ी बढ़ा दिया गया। अगर हम बात करें, कंपनी ने ब्रिटिश उद्योग को सुरक्षित रखने के लिए भारत से जो वस्तुएं निर्मित किया जाता था ब्रिटेन, उस वस्तुओं पर टैक्स को अधिक बढ़ा दिया। टैक्स को अधिक बढ़ाया ताकि भारतीय लोग, भारतीय व्यापारी अधिक मात्रा में इंग्लैंड में वस्तुओं का निर्यात ना कर सके। परंतु 19वीं शताब्दी में व्यापार का नियम में बदलाव किया गया। 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा इंग्लैंड के निजी व्यापारियों को भी भारत में व्यापार करने का अधिकार दिया गया। लेकिन 19वीं शताब्दी में व्यापार का जो नियम था उसमें परिवर्तन किया गया। 1813 ईस्वी में ब्रिटिश कंपनी ने एक चार्टर लाया। चार्टर मतलब होता है अधिकार पत्र। तो एक चार्टर लाया जिसके तहत यह कह दिया गया कि ब्रिटेन के जो अब व्यापारी उभर कर आ रहे हैं वह व्यापारी भी भारत में व्यापार कर सकता है। यानी कि पहले जो ब्रिटिश कंपनी था उसमें कुछ ही लोग शामिल थे जो भारत पर अपना व्यापार चला रहा था। लेकिन जब ब्रिटेन में बड़े व्यापारी वर्ग उभर कर आए तो उन्होंने भी यह आंदोलन चलाया कि आखिर हमें भी भारत में व्यापार करने की अनुमति मिलनी चाहिए। इसका परिणाम यह हुआ कि इंग्लैंड में निर्मित वस्तुओं का आयात भारत में अत्यधिक बढ़ गया, परंतु भारत के कुटीर उद्योगों के निर्यात में काफ़ी गिरावट आ गई। जब भारत में ब्रिटेन के सभी व्यापारियों के लिए व्यापार का दरवाज़ा खोल दिया तो ऐसे स्थिति में भारत में अब इंग्लैंड से सभी वस्तुओं को निर्मित करके लाया जाता था, जिससे यहाँ का जो कुटीर उद्योग था उस कुटीर उद्योग को बहुत अधिक घाटा हुआ। इसका कारण था कि भारत से अंग्रेज लोग कच्चे माल को खरीदता था और उसे इंग्लैंड भेज दिया जाता था। यानी कि जो ब्रिटेन व्यापारी था भारत से कच्चे माल को अत्यधिक मात्रा में खरीदता था और उसे निर्मित करके पुनः भारत के बाज़ारों में लाया जाता था, उन्हें बेचा जाता था, जिससे ब्रिटिश व्यापारियों को काफ़ी मुनाफा होता था। वह वस्तु को इंग्लैंड में उद्योगों द्वारा निर्मित करके पुनः भारत लाया जाता था। इससे भारत में निर्मित वस्तुओं का निर्यात एवं आयात में कमी आई। यानी कि जब इंग्लैंड के व्यापारियों द्वारा भारत से कच्चे माल को खरीद कर इंग्लैंड भेजा जाता था और उसी को निर्मित करके पुनः भारतीय बाजारों में लाया जाता था, तो ऐसी स्थिति में भारत का जो कुटीर उद्योग था उसमें काफ़ी घाटा लगा। भारत का जो औद्योगिकरण था वह दिन प्रतिदिन ठप होता चला गया। जब इंग्लैंड द्वारा भारत में काफ़ी मात्रा में सभी वस्तुओं को निर्मित करके लाया गया तो ऐसे स्थिति में भारत में जो निर्मित वस्तुएं थी उसके निर्यात एवं आयात में काफ़ी कमी आई। इंग्लैंड में औद्योगिकरण की शुरुआत हो चुकी थी, जिसके कारण भारत से अंग्रेज व्यापारी कच्चे माल को आयात करता था और उसे इंग्लैंड में निर्मित करके भारत निर्यात करता था। इससे इंग्लैंड के व्यापारियों को काफ़ी मुनाफा होता था। जब भारत से केवल कच्चे माल का निर्यात बहुत तेज़ी से होने लगा, ऐसी स्थिति में न केवल भारत के औद्योगिक विकास में कमी आई बल्कि भारत में उद्योगों का पूरी तरह से विनाश हो गया। यानी कि भारत से अत्यधिक मात्रा में जब कच्चे माल इंग्लैंड निर्यात होने लगा तो ऐसे स्थिति में भारत के औद्योगिक विकास पूरी तरह से रुक गई। केवल भारत में उद्योगों का विनाश ही नहीं हुआ बल्कि यहाँ पर बेरोजगारी बढ़ी, लोग भूख से मरने लगे, गरीबी जैसी समस्या उत्पन्न हो गई, जिसके फलस्वरूप भारत में बेरोजगारी एवं गरीबी बढ़ी, लोग बीमारी भूखमरी से मरने लगे थे। जब अत्यधिक मात्रा में यहाँ से कच्चे माल का निर्यात किया गया तो ऐसे में यहाँ पर जो कुटीर उद्योग था, जो हस्तशिल्प था, यानी हाथों से जो निर्मित किया जाता था वस्त्र को, वह यहाँ पर निर्मित नहीं होने लगा, क्योंकि इंग्लैंड क्या करता था, यहाँ से कच्चे माल को खरीद कर इंग्लैंड ले जाता था
और वहाँ से मशीनों से निर्मित करके फिर भारत में आके बेचा जाता था उस वस्तु को। इस प्रकार से भारत में जो है गरीबी एवं बेरोजगारी बढ़ने का प्रमुख कारण भारत से अत्यधिक मात्रा में धन का निष्कासन करना था। यानी कि भारत में बेरोजगारी एवं गरीबी बढ़ी, इसका प्रमुख कारण क्या था? तो भारत से अत्यधिक मात्रा में जो है धन का निकास होना, यहाँ पर बेरोजगारी और गरीबी बढ़ने का प्रमुख कारण माना जाता है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट बनाना है धन निष्कासन का अर्थ। यानी धन निष्कासन का अर्थ क्या होता है? भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश शासन का सर्वाधिक घातक प्रभाव हुआ। भारतीय पूंजी और वस्तुओं को भारत से बाहर इंग्लैंड जाना और उसके बदले में भारत को कुछ भी प्राप्त न होना धन का निष्कासन है। हमने आपको बताया था ना कि भारत से जो है अत्यधिक मात्रा में पूंजी और वस्तु इंग्लैंड ले जाया जाता था, उसके बदले में जो है भारतीयों को कुछ भी प्राप्त नहीं होता था। इसी प्रकार से भारत से पूंजी और वस्तु को इंग्लैंड ले जाना, उसके बदले में भारतीयों को कुछ भी प्राप्त न होना धन निष्कासन है। यह धन निष्कासन जो है धातु एवं मुद्रा के रूप में कम तथा वस्तुओं के व्यापार के रूप में अधिक होता था। यानी कि धन का निष्कासन जो है धातु और मुद्रा के रूप में बहुत कम होता था, जबकि वस्तुओं के व्यापार के रूप में अत्यधिक होता था। ब्रिटिश सरकार भारत से जितना भी भू राजस्व प्राप्त करता था, उस धन से कच्चे माल खरीद कर इंग्लैंड भेजा जाता था और उन्हें निर्मित करके वापस भारत लाया जाता था, जिससे उन्हें काफी मुनाफा हुआ। उन वस्तुओं के बदले में भारत को अन्य वस्तु या धातु का मुद्रा प्राप्त नहीं होता था। यानी कि ब्रिटिश सरकार जो है भारत से जितना भी भू राजस्व प्राप्त करता था, उन सभी धन से यहाँ के जो कच्चे माल थे, जैसे कपास हो गया, जैसे कि मसाले हो गया, तो इन सभी को ब्रिटेन भेजा जाता था और ब्रिटेन से जो है कपास से जो है वस्त्र बनाता था और वही वस्त्र को निर्मित करके फिर भारत लाकर बेचा जाता था। इससे जो है वहाँ के व्यापारियों को काफी मुनाफा हुआ। सोने चांदी को भारत से इंग्लैंड ले जाने से धन का निष्कासन बहुत कम हुआ, बल्कि यहाँ पर अंग्रेज अधिकारियों को जो वेतन दिया जाता था, उस वेतन के रूप में भारत से अत्यधिक मात्रा में इंग्लैंड धन का निष्कासन हुआ। इसके अतिरिक्त भारतीय संसाधनों का प्रयोग भी ब्रिटिश सरकार अपने हितों में करती थी और इन संसाधनों के माध्यम से भी भारत से अत्यधिक मात्रा में धन इंग्लैंड में निष्कासन हुआ। अन्य अगर बात करें सोने चांदी का, तो सोने चांदी के रूप में भारत से इंग्लैंड जो है बहुत कम धन निष्कासन हुआ, लेकिन यहाँ पर जो अंग्रेज अधिकारी कार्य करता था, उनको जो वेतन मिलता था, उस वेतन के रूप में जो है भारत से अत्यधिक मात्रा में इंग्लैंड धन का निष्कासन किया गया। इसके अतिरिक्त यहाँ पर यह भी कहा गया है कि भारतीय संसाधनों का प्रयोग करके जो है ब्रिटिश सरकार अपने हितों के लिए कार्य करता था। ब्रिटिश साम्राज्य का भारतीय अर्थव्यवस्था पर सबसे घातक प्रभाव धन का निष्कासन था। इसका अनुमान हम इस बात से लगा सकते हैं कि अंग्रेजों से पहले भारत में जितने भी शासक आए और भारत में रहे, चाहे उसने लोगों पर कितना भी अत्याचार क्यों ना किया हो या अधिक धन को प्राप्त करने का प्रयास किया हो, किंतु देश का धन देश में ही रह जाता था। परंतु भारत में ब्रिटिश के सत्ता की स्थापना के साथ ही देश का धन बाहर जाने लगा और इसी प्रकार से भारत का धन का अत्यधिक मात्रा में निष्कासन हुआ। इसमें यह कहा गया है कि ब्रिटिश साम्राज्य जब भारत में अपनी शासन व्यवस्था को चला रहा था, तो इसका सबसे बड़ा प्रभाव जो भारत पर पड़ा वो आर्थिक क्षेत्रों में प्रभाव पड़ा, क्योंकि यहाँ से जो है ब्रिटिश सरकार ने अत्यधिक मात्रा में पूंजी और वस्तु को इंग्लैंड भेजा गया, जिसके कारण भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा। इसका अनुमान इस बात से लगाया गया है कि पहले जितने भी शासक भारत में आए, यहाँ पर जो है उन्होंने अपने शासन व्यवस्था को स्थापित किया, उस समय जो है इतना अधिक मात्रा में जो है धन का निष्कासन नहीं हुआ। यहाँ पर कोई भी शासक आता था तो यहाँ पर अपनी शासन व्यवस्था को स्थापित करता था। जैसे कि मुगल अंपायर आया तो मुगलों ने जो है यहाँ पर अपनी शासन व्यवस्था स्थापित किया, तो यहाँ से अत्यधिक मात्रा में धन विदेश नहीं गया, बल्कि जो उन्होंने धन को प्राप्त किया वह भारतीयों के हितों में ही खर्च किया गया। यानी कि भारत से जो है विदेश उस धन को नहीं ले जाया गया। लेकिन जब भारत में ब्रिटिश का सत्ता स्थापित हुआ, ऐसा स्थिति में ब्रिटिश सरकार ने भारत से अत्यधिक मात्रा में धन इंग्लैंड ले जाया गया। यही कारण है कि ब्रिटिश सरकार का जब यहाँ सत्ता स्थापित हुआ तो उन्होंने यहाँ से अत्यधिक मात्रा में धन का निष्कासन किया। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग बनाना है धन निष्कासन की मात्रा। भारत से धन निष्कासन कितनी मात्रा में होती है, इस संबंध में विद्वानों ने अपना अलग अलग आंकड़ा बताया है। जितने भी विद्वान है सभी ने जो है धन निष्कासन कितना हुआ इसके बारे में बताने का प्रयास किया है। जॉर्ज विल गेट के अनुसार यह अनुमान लगाया गया है कि 1834 से लेकर 1851 ईस्वी तक भारत से 42 लाख से अधिक धन का निष्कासन हुआ। जॉर्ज विल गेट ने बताया है कि भारत में 1834 से लेकर 1851 ईस्वी तक लगभग 42 लाख रुपया धन का निष्कासन हुआ है। किसने निष्कासन किया है? तो इंग्लैंड ने किया है। विलियम डिग्बी के अनुसार 1757 से 1815 ईस्वी तक यह राशि 1000 मिलियन पाउंड थी। विलियम डिग्बी जो है सिविल सर्वेंट है और यह एक लेखक भी है। इन्होंने यह बताया है कि 1757 ईस्वी से लेकर 1815 ईस्वी तक
लगभग 1000 मिलियन पाउंड की धनराशि इंग्लैंड में जो है धन का निष्कासन हुआ है। दादा भाई नौरोजी, अगर हम भारतीय विद्वानों की बात करें तो दादा भाई नौरोजी ने भारत से धन निष्कासन के बारे में बताया है। उन्होंने यह कहा है कि 1883 ईस्वी से 1893 ईस्वी तक मात्र 10 वर्षों में लगभग 359 करोड़ रुपए की धनराशि का निकासित हुई। दादा भाई नौरोजी जो है भारतीय विद्वान थे जिन्होंने धन निष्कासन के बारे में बेहतर ढंग से बताने का प्रयास किया है। इन्होंने यह बताया है कि 1883 से 1893 यानी कि मात्र 10 वर्षों में लगभग 359 करोड़ रुपया धन का निष्कासन हुआ है। भारत से धन का निष्कासन कहाँ किया गया था? इंग्लैंड किया गया था। कितना? 359 करोड़ मात्र 10 वर्षों में। तो आप समझ सकते हो कि 10 वर्षों में इतनी बड़ी रकम जो है भारत से इंग्लैंड धन का निष्कासन हुआ। तो जितने साल जो है अंग्रेजों ने यहाँ पर शासन किया उतने सालों में यहाँ से कितना अधिक धन का निष्कासन हुआ होगा। उसके बाद हम लोग जानते हैं धन निष्कासन का परिणाम। धन निष्कासन का परिणाम क्या हुआ? अंग्रेजों की धन निष्कासन की नीति भारतीय अर्थव्यवस्था और आम जनता के लिए हानिकारक साबित हुई। जो इतिहासकार साम्राज्यवादी विचारधारा से प्रभावित है वह इस बात को कभी भी स्वीकार नहीं करता है कि अंग्रेजों ने भारत का आर्थिक रूप से शोषण किया है। इसमें यह कहा गया है कि अंग्रेजों ने भारत से जो धन का निष्कासन किया इसका जो है भारतीय अर्थव्यवस्था पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा। जो ब्रिटिश इतिहासकार साम्राज्यवादी विचारधारा के हैं उसका मानना है कि ब्रिटिश सरकार ने यहाँ से धन अत्यधिक मात्रा में निष्कासित नहीं किया है। वह इस बात को कभी भी स्वीकार नहीं करता है कि ब्रिटिश ने जो है भारत से अत्यधिक मात्रा में धन का निष्कासन किया है। उनका क्या मानना है? तो उनका यह मानना है कि ब्रिटिश कंपनी ने यहाँ पर जो सेवा दिया, ब्रिटिश अधिकारियों ने भारत में जो सेवा दिया उसी के बदले में उन्होंने धन को प्राप्त किया है। यहाँ से उन्होंने अतिरिक्त धन का निष्कासन नहीं किया है। इस मत के इतिहासकारों का कहना है कि जो इंग्लैंड ने भारत से धन प्राप्त किया है वह भारत के सेवा करने के बदले में ही प्राप्त किया है। जैसे कि हमने आपको बताया है ना कि साम्राज्यवादी इतिहासकारों का मानना था कि इंग्लैंड ने भारत से जो धन को प्राप्त किया है वह ऐसे ही नहीं प्राप्त किया है बल्कि यहाँ पर जो है उन्होंने सेवा दिया, इसके बदले ही जो है उन्होंने धन को प्राप्त किया है। जॉन स्ट्रेची इतिहासकार ने यह भी कह दिया है कि इंग्लैंड भारत से उच्च प्रशासनिक व्यवस्था, कानून और न्याय की स्थापना के बदले में ही इंग्लैंड भारत से धन प्राप्त करता था। जॉन स्ट्रेची एक इतिहासकार है जिन्होंने यह बताया है कि इंग्लैंड जो है भारत से धन का निष्कासन नहीं किया है बल्कि अंग्रेज अधिकारी जो भारत में प्रशासन व्यवस्था को चला रहा था उस प्रशासनिक व्यवस्था को चलाने के लिए, उस न्याय व्यवस्था को चलाने के लिए, कानून की स्थापना करने के लिए ही भारत से जो है धन को लेता था, भारत से धन को प्राप्त करता था। दादा भाई नौरोजी जो है भारतीय विद्वान थे तो इन्होंने धन निष्कासन के बारे में बताया है। दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय व्यक्ति थे जिन्होंने धन निष्कासन के परिणाम को बेहतर तरीके से समझाया है। उन्होंने धन निष्कासन को अंग्रेजों द्वारा खून चूसने की संज्ञा दी गई है। धन निष्कासन के कई परिणाम हुए जो इस प्रकार से है। दादा भाई नौरोजी जो है भारतीय विद्वान थे जिन्होंने धन निष्कासन के बारे में बेहतर ढंग से बताने का प्रयास किया है कि धन निष्कासन का भारत में क्या परिणाम हुआ। इन्होंने जो है यह बताया है कि अंग्रेजों ने यहाँ से धन निष्कासन इस प्रकार से किया है जिस प्रकार से कोई मच्छर किसी व्यक्ति के खून को चूसता है लेकिन पता नहीं चलता है कि वह खून किस प्रकार से वह चूस रहा है। इसी प्रकार से ब्रिटिश जो है यहाँ से धन को निष्कासित करता था लेकिन यह साबित नहीं होने देता था कि यहाँ से वह धन को निष्कासित कर रहा है। धन निष्कासन के जो है कुछ महत्वपूर्ण परिणाम हुए जैसे कि अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। धन निष्कासन से भारतीय अर्थव्यवस्था पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा क्योंकि जब तक पूंजी नहीं है तब तक औद्योगिक विकास नहीं किया जा सकता है। जब भारत से कच्चे मालों को अत्यधिक मात्रा में इंग्लैंड निर्यात किया गया तो ऐसे में भारत में कुटीर उद्योगों का विनाश हो गया जिसके कारण कृषि पर दबाव बढ़ा जिससे भूमिहीन किसानों की संख्या में वृद्धि हुई। इस प्रकार से भारतीय धन के निष्कासन के कारण किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई। अगर हम बात करें धन निष्कासन का जो पहला परिणाम हुआ वो था अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ना। धन निष्कासन से जो है भारतीय अर्थव्यवस्था पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा। जब यहाँ से जो है ब्रिटिश सरकार पूंजी और यहाँ के वस्तुओं को अत्यधिक मात्रा में ब्रिटेन भेजा जा रहा था, इसी प्रकार से इन वस्तुओं और पूंजी के द्वारा ही धन का निष्कासन हुआ। जब भारत से कच्चे माल को अत्यधिक मात्रा में इंग्लैंड निर्यात किया जा रहा था, ऐसे में भारत में जो कुटीर उद्योग था वह पूरी तरह से समाप्त हो गया। अब जो है कुटीर उद्योग भारत में विनाश की ओर चला गया। उसके बाद राजनीतिक प्रभाव। धन के निष्कासन से राष्ट्रवादी विचारधारा का उदय हुआ। धन निष्कासन के सिद्धांत से ही साम्राज्यवाद एवं राष्ट्रवाद के बीच अंतर का पहचान हुआ। आर्थिक कारण से ही राष्ट्रवादी विचारधारा का जन्म हुआ।
यही आर्थिक निष्कासन के कारण ही 1906 में स्वदेशी आंदोलन के रूप में उभर कर आया, जिसमें विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार किया गया और स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा दिया गया। जब यहाँ पर राजनीतिक क्षेत्रों में ब्रिटिश ने अपना अधिकार प्राप्त कर लिया, यही कारण है कि इन्होंने यहाँ पर साम्राज्यवादी विचारधारा को लागू किया और ब्रिटिश ने भारत के अधिकतर राजाओं का विलय करा के उनको ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। अगर भारत में राजनीतिक प्रभाव नहीं होता तो ऐसे में जो है वह साम्राज्यवाद को नहीं पहचान पाते, वह राष्ट्रवाद की भावना पैदा नहीं कर पाते। लेकिन जब यहाँ के लोगों पर शोषण किया गया, यहाँ के लोगों पर अत्याचार किया गया, तो ऐसी स्थिति में यहाँ के लोगों ने साम्राज्यवाद नीति को समझा और यही कारण है कि यहाँ पर जो है बहुत तेजी से राष्ट्रवाद का उदय हुआ, राष्ट्रवाद का विकास हुआ। भारत में जो है अंग्रेजों द्वारा अत्यधिक मात्रा में धन का निष्कासन किया गया। यही कारण है कि 1906 में भारत में जो है स्वदेशी आंदोलन चलाया गया, यानी कि जितने भी ब्रिटिश का वस्तु है उनको बहिष्कार किया गया और यहाँ पर जितने भी देसी वस्तु हैं उनको जो है अपनाने के लिए कहा गया, उनको प्रयोग करने के लिए कहा गया। तीसरा और अंतिम प्रभाव है वो है सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रभाव। धन के निष्कासन के कारण भारतीय उद्योग में कमी आई, व्यापार कृषि में कमी आई, जिसके परिणाम स्वरूप लोगों के प्रति आय घटने लगी। धन निष्कासन से भारत में अकाल की समस्या हुई, जिसके कारण लाखों लोग भूख एवं बीमारी से मरने लगे। अगर हम बात करें धन निष्कासन का जो तीसरा महत्वपूर्ण प्रभाव था वो था सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रभाव। धन के निष्कासन के कारण जो है भारतीयों का जो उद्योग था उनमें काफ़ी गिरावटें आई, जैसे कि व्यापार हो गया, कृषि हो गया, इस क्षेत्रों में कमी आई, जिसके परिणाम स्वरूप जो है यहाँ के लोगों के प्रति व्यक्ति आय घटने लगी। पहले यहाँ पर जो है लोगों के प्रति व्यक्ति आय ठीक ठाक ही थी, लेकिन यहाँ पर जब ब्रिटिश का शासन व्यवस्था स्थापित हो गया तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर सभी संसाधनों पर ब्रिटिश जो है अपना अधिकार प्राप्त कर लिया था, जिसके कारण यहाँ के लोगों के प्रति व्यक्ति आय में कमी आई। धन निष्कासन के कारण जो है भारत में अकाल की समस्या देखने को मिला, जिसके कारण जो है लाखों लोग भूख एवं बीमारी से मारे गए। यह माना जाता है कि अंग्रेज भारत से अत्यधिक मात्रा में यहाँ के संसाधनों एवं वस्तुओं को इंग्लैंड ले जाया जाता था और भारत में अकाल पड़ने के दौरान भी इंग्लैंड से खाद्य वस्तुओं को नहीं लाता था, जिसके कारण लाखों की संख्या में भारतीय लोग भूख एवं बीमारी से मारे जाते थे। यानी कि यहाँ पर यह कहा गया है कि भारतीय संसाधनों और वस्तुओं को अत्यधिक मात्रा में इंग्लैंड भेजा जाता था और जब भारत में अकाल पड़ जाता था तो इस दौरान भी उस वस्तुओं को भारत नहीं लाया जाता था, उस खाद्य वस्तुओं को भारत के लोगों को नहीं दिया जाता था। यही कारण है कि अकाल से यहाँ के लाखों लोग मारे जाते थे। यही कारण है कि यहाँ के लोग भूखमरी एवं बीमारी से मारे जाते थे। इस प्रकार से भारतीय लोगों का जीवन अत्यंत कष्टदायक हो गया था। यही कारण है कि भारत में इन सभी अत्याचार एवं शोषण के कारण राष्ट्रवादी भावना का उदय हुआ। जब यहाँ पर ब्रिटिश सरकार द्वारा यहाँ के लोगों का शोषण किया गया, यहाँ के लोगों पर अत्याचार किया गया, तो ऐसी स्थिति में यहाँ के लोगों का जीवन अत्यंत कष्टदायक हो गया। जब इन सभी अत्याचारों और शोषण के प्रति यहाँ के लोग परेशान हो गए तो यहाँ के लोगों के जो है अंदर राष्ट्रीय भावना जागृत हुई और इस प्रकार से जो है अंग्रेजों के अत्याचार और शोषण के कारण भारत में राष्ट्रवादी भावना का उदय हुआ।